हेलो एवरीवन। सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब ये जो डिडक्शन का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये आपने ऑलरेडी इंटर लेवल पर पढ़ लिया था। सो डेफिनेटली हम ये डिडक्शन टॉपिक हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, या ऐसे कोई सेक्शन जिसमें कुछ अमेंडमेंट आए हैं वो मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। बाकी सारे सेक्शन, जैसे अभी एटीसी की मैं बात करूं, तो आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो तो अब आपको एटीसी का काफी नॉलेज है, 80CCC का नॉलेज है। तो मैं ये सेक्शन जिसका आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हुए काफी नॉलेज है, उसे मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, बट उसके कुछ पॉइंट्स है जो शायद आपको ना मालूम हो तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो डिडक्शन इन चैप्टर 6A हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड पर पढ़ लेंगे। एग्जाम के पहले हमें डिडक्शन टॉपिक आना चाहिए, बिकॉज काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे क्वेश्चंस के कुछ पॉइंट डिडक्शन से जुड़े हुए होते हैं, बट हमें वो पता ही नहीं चलता है। तो डिडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C you can claim deduction for investments. You can claim deduction for investment. और ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसका आपको डिडक्शन मिलेगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलेंगे स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का नाम है लंप एंड टर्स। लंप एंड टर्स। लंप एंड टर्स। अंडर सेक्शन 80C आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, अंडर लंप एंड टर्स आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम रुपीज 1,50,000। 1,50,000, जिसमें से मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि काफी लोगों को ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है ये तो मालूम है, बट इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा है 1/4/12 के पहले, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज किया है बिफोर 1/4/12, तो आप जितना प्रीमियम पे करोगे, द प्रीमियम पेड अमाउंट शुड बी कंपेयर्ड विद 20% of policy amount, whichever is less. The deduction will be given premium paid compared with 20% of policy amount, whichever is less. But if the policy is taken on or after 1/4/12, then deduction will be given for premium paid or 10% of policy amount, whichever is less. यहाँ पर 10% पॉलिसी अमाउंट लिया जाता है अगर किसी ने पॉलिसी खरीदा 1/4/12 के बाद तो। लेकिन अगर किसी ने पॉलिसी खरीदा है ऑन और आफ्टर 1/4/13, ऑन और आफ्टर 1/4/13, तो हमें देखना पड़ेगा असेसी हैंडीकैप है, असेसी को कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, या अदर असेसी है। अगर असेसी हैंडीकैप असेसी है तो उसे 15% का डिडक्शन मिलेगा, 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। अदर असेसी है तो उसे 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट का डिडक्शन मिलेगा। मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में आपको डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। कितना डिडक्शन मिलेगा तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा हमने पॉलिसी कब खरीदा, whether the policy is taken before 1/4/12 or policy is taken, whether the policy is taken after 1/4/12. Before 1/4/12, 20% of policy amount is allowed. After 1/4/12, 10% policy amount is allowed. But if the policy is taken after 1/4/13, then we have to see असेसी कौन है। हैंडीकैप स्पेसिफाइड डिसीज हुआ है ऐसा असेसी है, या अदर असेसी है। हैंडीकैप या स्पेसिफाइड डिसीज वाला असेसी है तो 15% का डिडक्शन क्लेम कर लो, अदर असेसी है तो 10% डिडक्शन क्लेम कर लो। नेक्स्ट, आगे के सारे इन्वेस्टमेंट अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट इन यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसमें दो प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कंट्रीब्यूशन टू यूलिप, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, और कंट्रीब्यूशन टू एलएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। Similar to that, you can invest in mutual fund. In case of mutual fund, LS, equity linked saving scheme. In case of mutual fund, equity linked saving scheme. Next, ये आपको याद रखना है।
employees contribution to statutory provident fund or recognized provident fund. Employee का contribution towards which provident fund, either statutory provident fund or recognized provident fund. ये सैलरी टॉपिक में आपने पढ़ा होगा या बिजनेस टॉपिक में आपने देखा होगा, वहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर एम्प्लॉई ने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो उसका डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट, डिपॉजिट इन 5 ईयर पोर्टडा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। डिपॉजिट इन 5 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट। अगर आपने पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में पैसा डिपॉजिट किया है फॉर 5 इयर्स, देन आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। एंड सिमिलर टू दैट, नेक्स्ट भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये कोई भी जनरल पब्लिक नेशनलाइज्ड बैंक में ओपन कर सकता है। इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड का डबल फायदा है, जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे पीपीएफ में, उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। और जब आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी, द इंटरेस्ट अक्रूड on such public provident fund is exempt under section 1011, is exempt under section 1011। डबल फायदा, पैसा डिपॉजिट करो, डिडक्शन क्लेम कर लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, एग्जेम्प्ट कर लो अंडर सेक्शन 1011। नेक्स्ट, ये लंप हो गया। अब आते एन, N1। N1 is that is investment in national saving certificate, investment in national saving certificate। इस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का बच्चा लोग आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज योर इनकम, एंड सिंस इट इज योर इनकम, इट इज टैक्सेबल, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इफॉस। बट यहां पर क्या होता है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इंटरेस्ट वो ऑटोमेटिकली आपके एनएससी में री इन्वेस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये जो आप इनकम कमा रहे हो ना, इनकम, ये बिजनेस, ये एनएससी में री इन्वेस्ट हो गया। तो सिंस वो एनएससी में री इन्वेस्ट हो गया, तो उसका भी आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनएससी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एनएससी, उसका दो इफेक्ट दोगे। पहले इफॉस में टैक्सेबल होगा, एंड देन डिडक्शन क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 80C। फर्स्ट टैक्सेबल अंडर द हेड इफॉस, एंड देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट, N2, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ नाबार्ड। आपने बॉन्ड्स खरीदा है नाबार्ड का, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है फॉर 5 इयर्स और मोर, फिक्स डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं, बट यहाँ पर आप टर्म डिपॉजिट करके याद रखना, टर्म डिपॉजिट विद बैंक फॉर 5 इयर्स और मोर। किसी भी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कर दो 5 साल या उससे ज्यादा, जितना पैसा आप डिपॉजिट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट, T2, ट्यूशन फीस, ट्यूशन फीस ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस ऑफ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस ऑफ एनी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इन इंडिया। काफी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ट्यूशन फीस पे करते हैं, तो जितना ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन फीस पार्ट का डिडक्शन मिलेगा। किसी क्लासेस का फीस पे करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, बस का फीस भरोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, लाइब्रेरी फीस भरोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओनली फॉर ट्यूशन फीस डिडक्शन विल बी गिवन फॉर मैक्सिमम 2 चाइल्ड। वो भी ट्यूशन फीस स्कूल, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट इन इंडिया की होनी चाहिए। सो लंप एंड टर्स, टर का T कंप्लीट हो गया। R दैट इज रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। लोग घर खरीदने के लिए, घर के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेते हैं, तो घर खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया और उसका रीपेमेंट कर रहे हो, तो रीपेमेंट करते वक्त आप जितना इंटरेस्ट पे करते हो उसका डिडक्शन आपको हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक में अंडर सेक्शन 24B मिल जाता है। लेकिन आप जो प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करते हो, the amount of principal repaid is allowed as a deduction under section 80C। प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। एंड नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट होता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
अगर इसमें पैसा डिपॉजिट किया तो डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। एंड लास्ट, डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। डिपॉजिट इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड इन इंडिया। टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड इन इंडिया, गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि आप अपनी लड़कियों के नाम पर अकाउंट ओपन करो। आपकी लड़की के नाम पर आप जितना पैसा डिपॉजिट करोगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम से जितना इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1011A। डबल बेनिफिट ऑफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। लड़कों के नाम पर अकाउंट ओपन करोगे कोई बेनिफिट नहीं, लड़कियों के नाम पर अकाउंट ओपन करो, जितना पैसा डिपॉजिट करोगे उसका डिडक्शन मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट रिसीव इज इनकम व्हिच इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 1011A। lump and ters, lump and ters। Next section, section 80CCC, section 80CCC, it is also for investment, but investment in pension scheme, investment in pension scheme of LIC or any other इंश्योरेंस कंपनी। आपने पेंशन स्कीम खरीदा है, पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम आपने किसका खरीदा है, LIC का खरीदा या किसी और इंश्योरेंस कंपनी का खरीदा है, तो आप पेंशन स्कीम के लिए जितना पेमेंट करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80CCC। सिंपल, बस यही नाम याद रखना है, पेंशन स्कीम ऑफ LIC और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। The deduction under section 80CCC is maximum rupees 1,50,000. Is maximum rupees 1,50,000. तो समझो अगर मैंने 80C में भी पैसा इन्वेस्ट किया है और मैंने 80CCC में भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो दोनों को मिलाकर मेरा लिमिट है मैक्सिमम 1,50,000। सिर्फ 80C में पैसा लगाया तो भी 1,50,000, सिर्फ 80CCC में पैसा लगाया तो भी 1,50,000। अगर मैंने दोनों जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया तो भी मुझे डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 का मिलेगा। सो लंप एंड टर्स याद रखो, 80C में आएगा और 80CCC में पेंशन स्कीम ऑफ LIC आएगा। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 80CCD। Under section 80CCD, deduction will be given for the pension scheme of central government, pension scheme of central government, which is also known as National Pension Scheme or Atal Pension Scheme, National Pension Scheme और अटल पेंशन स्कीम। अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है पेंशन स्कीम में ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहां पर इस पेंशन स्कीम को प्रमोट करने के लिए, सिंस इट इज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड करती है, 80CCD1, CCD1B एंड CCD2। CCD1, 1B, 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले आप ऐसे समझो, हम पेंशन स्कीम के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसे अलग कर दो, हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसे अलग कर दो। पहले हम खुद के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ओन कंट्रीब्यूशन। हम जितना पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उस खुद के कंट्रीब्यूशन में से गवर्नमेंट कहती है 50,000 का डिडक्शन 80CCD1B में मिल जाएगा, 50,000 का डिडक्शन 80CCD1B में मिल जाएगा। द रिमेनिंग अमाउंट, दैट इज अमाउंट कंट्रीब्यूटेड by assessee minus rupees 50,000. The remaining amount will be eligible for claiming deduction under section 80CCD1. The remaining amount is eligible for claiming deduction under section 80CCD1. Such amount to be compared with 10% of your salary.
10% of your salary, whichever is less. Whichever is less. तो say for example, पहले मैं सिर्फ खुद के कंट्रीब्यूशन के ऊपर एग्जांपल देता हूं. आपने कंट्रीब्यूशन किया है समझो 1,20,000. तो हम इस 1,20,000 का 2 टुकड़ा कर देंगे. इसमें से 50,000 CCD 1 में चला जाएगा, CCD 1B में चला जाएगा. कितना बच गया? 70,000. That 70,000 is eligible for 80CCD1, but that should be compared with 10% of salary, whichever is less. Whichever is less. अब सैलरी मतलब यहां पर here salary means basic salary plus dearness allowance in terms. Basic salary प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स. तो आप जितना कंट्रीब्यूट करोगे उसका 50,000 CCD 1B में चला जाएगा. बचा हुआ अमाउंट should be compared with 10% of salary, whichever is less. अगर आपके पेंशन स्कीम के लिए एम्प्लॉयर ने पैसे कंट्रीब्यूट किया है, से फॉर एग्जांपल मेरे पेंशन स्कीम के लिए मेरे एम्प्लॉयर ने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं, तो जितना पैसा मेरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर should be compared with 10% of salary, whichever is less. That amount is eligible for claiming deduction under section 80CCD2. Under section 80CCD2. तो अब ये तो मैंने एक बाइफर्केशन दिया, 80CCD 1 में क्या आएगा, 1B में क्या आएगा और 2 में क्या आएगा. अब अगर मैं ओवरऑल डिडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर गवर्नमेंट हमें ओवरऑल डिडक्शन देती है 80C प्लस 80CCC प्लस 80CCD 1 maximum rupees 1,50,000. 80C plus CCC plus CCD1 maximum rupees 1,50,000. इस 1,50,000 में अलग से ऐड होगा CCD 1B maximum rupees 50,000. And under section 80CCD2 जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सैलरी, whichever is less. तीनों को ऐड कर देंगे तो असेसी का हमें डिडक्शन का अमाउंट मिल जाएगा. अब यहां पर थोड़ा चीज ध्यान से समझो. से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, द पर्सन जिसका आप इनकम कंप्यूट कर रहे हो, दैट पर्सन इज नॉट अ सैलराइड पर्सन. तो उसका सैलरी इनकम तो आएगा नहीं. और अगर उसका सैलराइड पर्सन नहीं है, उसका एम्प्लॉयर नहीं है, तो उसको डिडक्शन 80CCD2 में नहीं मिलेगा, उसे डिडक्शन सिर्फ 80CCD1 में मिलेगा. और सिंस उसे डिडक्शन सिर्फ 80CCD1 में मिल रहा है, तो गवर्नमेंट 10% के बदले उसे 20% का डिडक्शन देती है, 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम. सो अगर सैलराइड पर्सन है तो 10% ऑफ सैलरी से कंपेयर करो, अगर अदर असेसी है तो 20% ऑफ GTI से कंपेयर करोगे. 20% ऑफ GTI से कंपेयर करोगे. इन दैट केस उसे 80CCD2 का डिडक्शन नहीं मिलेगा. नाउ 80CCD2 में इस साल एक अमेंडमेंट आ गया कि अगर एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहा है, देन 10% के बदले उसे 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा. यहां पर भी सैलरी का मतलब वही है, दैट इज बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स.
बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स। सो पहले हमने सेक्शन 80C पढ़ा, लंप एंड टर्म्स, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन मिलता है, सबका मिलाकर डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 80CCC, that is contribution to the pension scheme of either LIC or any other insurance company, maximum 150। और अब हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 80CCD, that is pension scheme of central government, which is also known as national pension scheme। यहाँ पर जितना भी कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसे दो पार्ट में डिवाइड करो, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉई का खुद का जो कंट्रीब्यूशन है that will be divided into two parts, that is section 80CCD1B and section 80CCD1। Under section 80CCD1B, deduction will be given maximum 50,000। CCD1, the balance amount, that is after deducting 50,000 compared with 10% of salary, and if he is not salaried person, 20% of GTI, whichever is less। Any contribution made by employer is also eligible for deduction under section 80CCD2, the amount contributed by employer compared with 10% of salary, and if the amount is contributed by central government, it will be 14% of salary, that is amendment of this year। So finally मुझे deduction कितना मिलेगा, C, triple C और CCD मिलाकर। So 80C plus triple C plus CCD1 maximum rupees 1,50,000। 80CCD1B maximum 50,000 and 80CCD2 जो भी whichever is less आया हुआ, तीनों को ऐड कर देंगे, it will give you amount of deduction। इससे जुड़ा हुआ एक एग्जांपल कर लेते हैं। Say for example, Mr. A has made following investment, calculate amount of deduction। Payment of LIC premium 40,000, which is eligible for section 80C। Contribution to pension scheme of LIC, which is eligible for section 80CCC। Contribution to pension scheme of central government, national pension scheme, which is eligible for 80CCD। Equal amount contributed by employer, equal amount contributed by employer मतलब 90,000। बेसिक सैलरी 5 लाख दिया है और DA इन टर्म्स 1 लाख दिया है, हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैलकुलेट करना है। सो अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम करने के लिए calculation of amount of deduction। सबसे पहले सेक्शन 80C की बात करते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में पेमेंट है ऑफ LIC प्रीमियम, पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम। LIC प्रीमियम के लिए हमने 40,000 पे किया है। क्वेश्चन में डिटेल दिया है, पॉलिसी अमाउंट है 3 लाख का, पॉलिसी हमने लिया 1/10/16 को। सिंस द पॉलिसी इज टेकन आफ्टर 1/4/2013, हमें देखना चाहिए असेसी हैंडीकैप है या अदर है। क्वेश्चन में ऐसा कोई डिटेल नहीं दिया है, तो वी विल अज्यूम हिज अदर असेसी। सो डिडक्शन विल बी गिवन मैक्सिमम 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट। So premium paid compared with 10% of policy amount. So premium paid is rupees 40,000. 10% of policy amount 30,000, whichever is less. So under section 80C, he is eligible for claiming deduction of rupees 30,000. Next, pension scheme of LIC, it is 60,000. Section 80CCC, that is pension scheme of LIC, 60,000. Next,
नेक्स्ट सेक्शन अगर मैं बात करूं तो दैट इज पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, CCD1, CCD1B एंड CCD2। तो पहले मुझे इन तीनों का एग्रीगेट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेक्शन 80 CCD1 यहां पर ले लूंगा। सेक्शन 80 CCD1 फर्स्ट, कितना डिडक्शन यहां पर मिलेगा, तो अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय असेसी minus 50,000, the amount contributed by assessee minus 50,000। तो कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया assessee ने, 90,000। so 90,000 minus 50,000 is equal to 40,000। this amount to be compared with 10% of salary। so 10% of salary, that is basic salary 5 lakh plus dearness allowance in terms 1 lakh। तो 6 lakh का 10%, 6 lakh का 10%, 60,000, whichever is less। So he is eligible for claiming 40,000 as a deduction। So 80C plus CCC plus CCD1 तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों का टोटल आ रहा है 1,30,000 compared with maximum limit 1,50,000, whichever is less, that is 1,50,000। ये तो हमारा 80C plus CCC plus CCD1 का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट सेक्शन 80CCD 1B, अंडर सेक्शन 80CCD 1B डायरेक्टली आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लो। CCD 1B डायरेक्टली आप 50,000 का डिडक्शन क्लेम कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन 80CCD 2, that is amount contributed by employer, $90,000 compared with 10% of salary, so 10% of 6 lakh, whichever is less। so 60,000 के लिए वो एलिजिबल है, 60,000। so total deduction he can claim 1 lakh, सॉरी ये 1,50,000 नहीं आएगा, ये 1,30,000 आएगा। 1,30,000 plus 50 plus 60, 2,40,000। this is amount of deduction, 2,40,000। so deduction under section 80C, 80CCC और 80CCD का प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो मैंने आपको सिखा दिया। कंटिन्यू करेंगे डिडक्शन टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे, बाय।